एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे 24 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे द हिंदू, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आकाशवाणी तथा इंडियन एक्सप्रेस से ली गई हैं। आज अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ, डेली बाइलिंगुअल पीडीएफ और जो एमसीक्यू होते हैं, प्रतिदिन एमसीक्यू टेस्ट होते हैं, उन एमसीक्यू टेस्ट को प्राप्त करने के लिए आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का पिन कमेंट आप चेक करेंगे तो वहां से पिन कमेंट से आपको जो हमारा मासिक पैकेज उसका लिंक मिल जाएगा। जिस मासिक पैकेज के लिंक पर ज्वाइन करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ डेली का जो एक्सेस है वो आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर के पूर्ण कोर्स का। ठीक है, इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु है करंट अफेयर के, उन पर एक एक कर चर्चा करें। 24 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हमारी पहली खबर क्या है? गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोरखपुर में बनने वाले नए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए की वित्तीय योगदान देगा। ठीक है, यहां पर जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ये 60 करोड़ रुपए का वित्तीय योगदान देगा। किसके लिए? जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा इसके लिए। यहां पर देखा जाए, इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मध्य एक औपचारिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। क्षमता और मानक की बात कर लें, स्टेडियम की जो क्षमता और मानक होगा उस पर चर्चा करें तो इस स्टेडियम में दर्शक क्षमता 30,000 होगी और इसे पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा। समय सीमा की बात कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए, राज्य सरकार ने इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहां पर कुछ स्टैटिक जीके के पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है ये पॉइंट। यह स्टेडियम पूरा होने पर कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है, यहां पर जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक महारत्न कंपनी है। इसके द्वारा यह योगदान, जो 60 करोड़ का योगदान दिया जा रहा है, उनके सीएसआर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पहल के तहत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपके जीएस पेपर 4 के लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ठीक है, सवाल आपसे पूछ ले, एग्जाम्पल अगर आपको देना हो जीएस पेपर 4 में, कॉर्पोरेट जो खेल है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भूमिका। अब ऐसा सवाल अगर आपसे जीएस पेपर 4 में पूछ ले तो उसका एक एग्जाम्पल, एक यहां पर देखा उदाहरण सीधा सीधा यहां पर आप लिख दीजिएगा कि सीएसआर के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए सीएसआर पहल के तहत 60 करोड़ रुपए का वित्तीय योगदान दिया जा रहा है, जिससे खेलों में बढ़ावा दिया, मतलब जो क्रिकेट है, क्रिकेट मुख्य रूप से क्रिकेट खेल में बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि जो चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर में। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए इनबुश इरा 2026 के बारे में। 26वां अंतरराष्ट्रीय बिजनेस समिट है। यहां पर देखा जाए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने नोएडा स्थित एमटी विश्वविद्यालय में इनबुश इरा 2026 शीर्षक से आयोजित 26वें अंतरराष्ट्रीय बिजनेस समिट तथा रिसर्च कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए, इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, उस सम्मेलन का आयोजन फॉरगिंग फ्यूचर, फ्यूलिंग फ्रंटियर्स, पावरिंग प्रोग्रेस थ्रू पर्पस, पीपुल एंड पार्टनरशिप, ये इसका थीम था, याद रखिएगा। ठीक है, फॉरगिंग फ्यूचर्स, फ्यूलिंग फ्रंटियर्स, पावरिंग प्रोग्रेस थ्रू पर्पस, पीपुल एंड पार्टनरशिप, इस विषय के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा था ये आयोजन। चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में राज्य की आईटी और शैक्षिक हब के रूप में जाना जाता है, जहां एमटी जैसे प्रमुख संस्थान भी अवस्थित हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में की गई थी और कृषि एवं उद्योगों के बीच कड़ी के रूप में इसको जाना जाता है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, इसको देखा जाए तो कृषि और उद्योग के बीच में एक कड़ी के रूप में माना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो दूसरा चरण है, इसका देखा जाए शुभारंभ कर दिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों का कायाकल्प होगा इसके तहत। शुभारंभ के बारे में चर्चा करें तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड का शुरुआत किया है। इसके विस्तार के बारे में चर्चा कर ले तो इस दूसरे चरण में कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक कर दिया गया है, जो पहले केवल उत्तरी सीमा तक सीमित था। यानी कि पहले देखा जाए, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा था वो उत्तरी सीमा वाले जो सटे जिले थे, मतलब सटे राज्य थे, उन राज्यों में संचालित किया जा रहा था। और बेसिकली
जो उत्तरी सीमा से लगे हुए राज्य हैं उन राज्यों के भी जो सीमा से सटे हुए जिले थे उन जिलों में संचालित किया जा रहा था। लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 15 राज्यों तक इसका विस्तार कर दिया गया है। यहां पर बजट और अवधि के बारे में चर्चा करें तो योजना के लिए 2028-29 तक 26,800 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, पानी में सुधार करना और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना ताकि पलायन को रोका जा सके। बेसिकली देखा जाए तो जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, गांव हैं, सीमावर्ती गांव, वो क्या करते हैं, जैसे चीन से सटे हुए गांव हैं, ठीक है, उत्तराखंड के कुछ गांव हैं चीन से सटे हुए। अब वहां से क्या कि अगर पलायन होता है क्योंकि वो देखा जाए फर्स्ट बैरियर का काम करते हैं, ठीक है, वो गांव में रहते हैं, सीमावर्ती गांव में रहते हैं, तो आसपास की जो हलचल होती है ना, उस हलचल को वो आसानी से देखते हैं, जैसे उसको देखा जाए तो एक ट्रैकिंग के रूप में वो कार्य भी करते हैं, ठीक। वो अपने पशु चराते रहते हैं, लेकिन कोई भी सीमावर्ती जो गतिविधियां होती हैं उन पर नजर भी उनकी रहती है, और वो क्या करते हैं, वो सूचना भी देते हैं। जब पलायन होता है तो पलायन होने के बाद वो गाँव के गाँव पूरे पूरे खाली हो जाते हैं कि वहां पर बिजली अच्छी नहीं है, सड़क सुरक्षा अच्छी नहीं है, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रोजगार या आजीविका के साधन नहीं उपलब्ध है, तो लोग पलायन करते हैं, और पलायन करने से क्या होता है, पूरे गांव के गांव खाली हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं और साथ ही साथ जो हमारी सीमावर्ती सुरक्षा है उसके लिए भी एक संकट का कारण बनता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ठीक, भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो सीमावर्ती जिले हैं उन सीमावर्ती जिलों का विकास किया जाए, वहां के जो गांव हैं उनके गांवों का विकास किया जाए, और खासकर जो गांव हैं उन गांवों को अच्छी सड़क, अच्छी सुविधा, अच्छी पानी मुहैया कराई जाए। इसी उद्देश्य से देखा जाए तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, और उसी चीज को अब देखा जाए आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के तहत सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, पानी के सुधार करना तथा स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना ताकि पलायन को रोका जा सके। इस वजह से देखा जाए इस पहल की शुरुआत की गई है, दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है कि सीमावर्ती समुदायों को सशक्त बनाकर आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना और सीमा पार अपराधों को रोकथाम में स्थानीय निवासियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, ठीक है। जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो पहला पार्ट था उसके बारे में जान ले पहले। इस योजना का पहला चरण 15 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 662 गांवों में केंद्रित था। यहां पर बात करें तो यह पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों का हिस्सा निर्धारित है। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 15,106.7 किलोमीटर लंबा है, जो 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर एक पुस्तक से है, और ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, क्योंकि शशि थरूर की किताबें जो होती हैं वो आपके पीवाईक्यू में पूछी गई हैं कई बार। एक बार फिर से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है किताब, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म, श्री नारायण गुरु की विरासत, ये किताब है। ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में डॉक्टर शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म का विमोचन किया है। एग्जाम में यही पूछेगा, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म, ये किताब किसकी लिखी हुई है, तो ये किताब किसने लिखी है, शशि थरूर ने लिखी है। देखा जाए तो यह पुस्तक 20वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन, उनके संघर्षों, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध उनके द्वारा की गई आध्यात्मिक चुनौतियों का विश्लेषण करता है, ठीक है। इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे उन्होंने सामाजिक विभाजन को चुनौती दी और भारत की शिक्षा, आध्यात्मिक सुधारों के माध्यम से समानता का मार्ग प्रशस्त किया था। चर्चा करें तो श्री नारायण गुरु केरल के एक प्रतिष्ठित दार्शनिक थे जिन्होंने मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की प्रसिद्ध संदेश भी दिया था। यहाँ पर चर्चा करते हैं तो उन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना भी की थी, जो आधुनिक केरल के सामाजिक और पुनर्जागरण का आधार भी है, ठीक है, सामाजिक पुनर्जागरण का आधार भी है। देखा जाए तो उन्होंने 1888 में अरावीपुरम आंदोलन की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने पारंपरिक ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देते हुए स्वयं शिव प्रतिमा स्थापित की थी, ठीक है, स्वयं शिव प्रतिमा स्थापित की थी। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप द अल्टीमेट रिवर बैटल, ठीक है, छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जो सिवानोट है, यहाँ पर 19 फरवरी 2026 को द अल्टीमेट रिवर बैटल शीर्षक से छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता जो 9 से 22 फरवरी तक आयोजित किया गया था,
इसका आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के द्वारा डोडा जिला के प्रशासन के सहयोग से किया गया था। ठीक है, इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य के बारे में चर्चा करें तो इसका मुख्य उद्देश्य देश भर के सर्वश्रेष्ठ जो राफ्टिंग प्रतिभाओं हैं उनको एक मंच प्रदान करना तथा केंद्र शासित प्रदेश में साहसिक पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर लाना है। इस आयोजन से स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सतत और उत्तरदायी पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। डोडा जिला चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, जो अपनी तेज लहरों के कारण रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भी है। जो चिनाब नदी है यहां पर देखा जाए ये अपने साहसिक खेलों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भी है। चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है तो चिनाब नदी का उद्गम देखा जाए हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रे से होता है, जहां इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, जो चिनाब है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है बारालाचला दर्रे से, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, और इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। ठीक है, उद्गम के टाइम इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। तो यहां पर देखा जाए करंट अफेयर के साथ साथ मैंने प्रयास किया है कि कुछ जो स्टैटिक के पॉइंट है उनको भी अब आगे से जोड़ते हुए चला जाए। आगे चलते हैं। देश की पहली पूर्णतः ऑटोमेटिक अनटेंटेड पार्किंग। ठीक है, देश की पहली पूर्णतः ऑटोमेटिक अनटेंटेड पार्किंग के बारे में चर्चा करें। तेलंगाना के हैदराबाद के नमपल्ली में भारत की पहली और दुनिया की 5वीं पूर्णतः ऑटोमेटिक अनटेंटेड यानी कि बिना स्टाफ वाली मल्टी लेवल पार्किंग शुरू की गई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह 10 मंजिला पार्किंग जर्मनी की अत्याधुनिक पैलेस तकनीक के आधार पर है, जो भारत में पहली बार इस्तेमाल हुई है। इस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिना पैलेट यानी कि प्लेटफॉर्म के सीधे पहियों को पकड़कर वाहन पार्क करता है और वाहन के आकार के अनुसार स्वतः स्लॉट निर्धारित करता है। पार्किंग प्रक्रिया पूरी तरह से रोबोटिक और सेंसर आधारित है, जिसमें गाड़ी पार्क करने वाले 1 मिनट से कम और वापस प्राप्त करने में मात्र 2 मिनट का समय लगता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ प्रसिद्ध चार मीनार तथा गोलकुंडा की किला भी अवस्थित है। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था और भारत के 29वें राज्य के रूप में बना था। लेकिन अब देखें तो भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, अब भारत का 28वें राज्य के रूप में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। आगे चलते हैं। एक ही मैच में 4 विकेट और 4 कैच लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी। चर्चा करें, यहां पर देखा जाए खबर क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज, नाम क्या है इनका, समार जोसेफ। ठीक है, समार जोसेफ। ये T20 में जो T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है इसमें इन्होंने इतिहास रच दिया है। एक ही मैच में 4 विकेट भी लिए और 4 कैच भी लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। 26 वर्षीय समार जोसेफ ने यह उपलब्धि हालिया T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में इटली की टीम के खिलाफ हासिल किया है। आगे चर्चा करते हैं। 2025-26 में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है। 2025-26 में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनी कौन बनी है तो अमेजन सालाना रेवेन्यू में वॉलमार्ट को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनी बन गई है। 2025-26 में अमेजन का रेवेन्यू देखा जाए तो 717 अरब डॉलर था। वहीं पर जनवरी में वॉलमार्ट का रेवेन्यू देखा जाए तो कितना था, 713.2 अरब डॉलर। यानी कि जो अमेजन है, अमेजन इसने वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया है और 2025-26 में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनी बन गई है। आगे चर्चा करते हैं। एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञा, भारत का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहां पर देखा जाए भारत के द्वारा एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। भारत ने 24 घंटे के भीतर एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सर्वाधिक डिजिटल प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। 16 से 17 फरवरी 2026 के मध्य यहां पर देखा जाए 24 घंटे की अवधि में कुल 2,50,946 वैध डिजिटल प्रतिज्ञाएं दर्ज की गई थी। इस विश्व रिकॉर्ड की घोषणा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान की गई। एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकेज कैंपेन कुछ 16 फरवरी 2026 को इंडिया एआई मिशन के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदार, नैतिक और सुरक्षित उपयोग के प्रति नागरिक जागरूकता को पैदा करना था। चर्चा करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मार्च 2024 में 10,372 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी प्रदान की गई थी। ये पॉइंट जो है ना, इंडिया एआई मिशन, ये पूछा जा चुका है आपके यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में। ठीक, पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा चुका है। और खास बात ये होती है ना, जो बजटीय योजनाएं होती हैं, बजटीय योजना ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि इसमें जो सवाल होते हैं वो डायरेक्टली आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर चर्चा करें तो इस मिशन के तहत भारत में एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना 10,000 से अधिक जीपीयू और इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया एआई मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कब लॉन्च किया गया था, मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। सर्व एआई वगैरह जो विकसित किए जा रहे हैं वो सब इसी इंडिया एआई मिशन के तहत विकसित किए जा रहे हैं।
अपने अंतिम और अगली खबर पर चर्चा करें सलेम साबूदाना के बारे में। देखा जाए जो सलेम साबूदाना है, कनाडा को प्रथम जीआई टैग निर्यात किया गया है। यहां पर देखें तो तमिलनाडु के सलेम से 0.5 मीट्रिक टन सलेम साबूदाना जो है, इसका पहला जीआई टैग खेप 18 फरवरी 2026 को कनाडा के लिए रवाना किया गया। यह निर्यात इसलिए विशेष है क्योंकि यह जीआई अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा सीधे भेजा गया पहला अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट है, जहां एपिडा द्वारा सुगम बनाया गया है। चर्चा कर लेते हैं सलेम साबूदाना के बारे में। इसकी विशिष्टता गुणवत्ता के लिए मार्च 2023 में इसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। इस साबूदाने का निर्माण ट्रैपियोका यानी कि कसावा की जड़ों से निकलने वाले दूधिया अर्क से किया जाता है। सलेम जिला भारत में साबूदाना और स्टार्च उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहां तमिलनाडु देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। ठीक है, यानी कि साबूदाने के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? सबसे ज्यादा साबूदाना उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तमिलनाडु करता है। यहाँ पर चर्चा करें साबूदाने के लिए प्रमुख घरेलू बाजार में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल शामिल है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए इसका निर्यात सबसे ज्यादा अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर में किया जाता है। ठीक है, एपिडा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। जो एपिडा यहाँ पर देखा जाए जिसने इस निर्यात को सफल बनाया, उसके पीछे एपिडा का मुख्य रोल था। और एपिडा के बारे में कुछ पॉइंट्स जान ले तो इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी और यह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, एपिडा किसके अधीन कार्य करता है ये याद रखिएगा, स्ट्रैटेजी का पॉइंट है। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वहीं पर आगे हम चर्चा करें तो जो जीआई टैग होते हैं, भारत में भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण वस्तु और भौगोलिक उपदर्शन पंजीकरण तथा संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ था, 15 सितंबर 2003 से जो जीआई टैग है ये प्रभावी हो गया था, अधिनियम प्रभावी हो गया था। और भारत में पहला जीआई टैग किसको प्रदान किया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय जो है, दार्जिलिंग की चाय 2004 में इसको जीआई टैग दिया गया था और ये जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद था। ठीक है, अब तो बहुत सारे जीआई टैग हो गए हैं। यहाँ पर देखा जाए सरकार के द्वारा 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। अब चलते चलते कुछ सवाल आपसे, उन सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल है, गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु 60 करोड़ रुपए के योगदान किस कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है? ओएनजीसी के द्वारा, गेल के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा या एनटीपीसी के द्वारा? दूसरा सवाल है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड का शुभारंभ कहां से किया गया है? लद्दाख से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से या उत्तराखंड से? ठीक है, फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक किस समाज सुधारक के जीवन पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, श्री नारायण गुरु या ईश्वरचंद विद्यासागर? ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये सवाल डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली पूर्णतः ऑटोमेटिक अनटेंटेड मल्टी लेवल पार्किंग कहां पर शुरू की गई है? मुंबई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या चेन्नई में? और अंतिम सवाल है, सलेम साबूदाना को भौगोलिक संकेतक कब प्रदान किया गया था? मार्च 2022 में, मार्च 2023 में, जनवरी 2024 में या फरवरी 2025 में? ठीक है, तो यहां पर आज अपने इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जो आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आज ये क्लास होती है यहीं पर समाप्त। साथ ही साथ आपके लिए एक सूचना है, सूचना ये है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, इस वजह से आगामी 2 दिन तक जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो सस्पेंड रहेगी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी क्लास है वो 25-26 को क्लास हो नहीं पाएगी शहर से बाहर होने के कारण, कुछ व्यक्तिगत कारणों से। ठीक है, तो उसके बाद वापस से हम लोग 27 तारीख से कंटिन्यू करेंगे क्लास को और 27 तारीख को हम लोग पूरा जितना करंट अफेयर बचा हुआ है 25-26 वाला उसको भी कवर करेंगे और वापस से सारी चीज़ें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ के लिए सूचित कर देता हूँ, जैसा आप लोग मैसेज कर रहे थे कि सर महीने के एंड में पूरा रिवाइज करवा दीजिएगा, तो उसको भी रिवाइज करवा देंगे। पूरे महीने का जो आपने पढ़ा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको तो हम रिवाइज ही करवाएंगे। साथ ही साथ जो यूपी स्पेशल, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल महीने के एंड में आपको मिल जाया करेगा। जिस दिन महीने का अंत होगा 28 तारीख या 28 तारीख को, या फिर 30 का महीना है तो 30 तारीख को, 31 का महीना है तो 31 तारीख को। ठीक है, हर महीने के अंतिम दिन आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो मिल जाया करेगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहले क्या होता था कि हमको टाइम लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से आपको हर महीने के एंड में आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें पूरे महीने का करंट अफेयर समाहित करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।